तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पार्ट 2 में क्या क्या क्वेश्चंस हैं। हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 ऑफ अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर MCQs की बात कर रहे हैं, जहां पे हम करंट अफेयर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। ओके, सो हमने पार्ट 1 में देख लिया है, 1 से 50 तक के क्वेश्चंस की बात कर चुके हैं। हम अब बात करते हैं 51 से आगे तक की क्वेश्चंस की। 51 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, मीडियम। इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 एम्पावर्ड द इलेक्शन कमीशन टू रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट सिंबल। बिल्कुल सही है। जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या करती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को सिंबल्स देती है ना, और उनको रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, तो किस नियम के तहत करती है, द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के अंदर। सो दिस इज करेक्ट। बहुजन समाज पार्टी एंड असोम गंगा प्रसाद हैव एलिफेंट एज देयर पार्टी सिंबल। या बहुजन समाज पार्टी का सिंबल एलिफेंट है, बिल्कुल सही है। असोम गंगा प्रसाद दोनों का क्या सिंबल है, पॉलिटिकल सिंबल दोनों का हाथी है। ठीक है, देखो जो बहुजन समाज पार्टी है ना, वो एलिफेंट सिंबल को असोम गंगा घना प्रसाद के अंदर इस परिषद के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकती, बिकॉज असोम गणा परिषद जो है वो क्या है, असम की एक पार्टी है। ठीक है, अब ये दोनों स्टेट पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी भी स्टेट पार्टी है, असम घना पार्टी, बिकॉज स्टेट पार्टी को अपने स्टेट में ही वो इलेक्शन सिंबल इस्तेमाल कर सकता है, आउटसाइड स्टेट इस्तेमाल नहीं कर सकता। ओके, वेयर दी पार्टी इज आइदर, देखो कि हम नेशनल पार्टी ये सब चीज़ न्यूज़ में था इसीलिए हमसे पूछा गया है ये। वेयर दी पार्टी इज आइदर वर्टिकली डिवाइडेड और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू से with certainty which group has a majority, the election commission may freeze the party symbol and allow the group to register themselves with a new name and add prefix or suffix to the party existing name। बिल्कुल सही है। अगर सिंबल के बारे में पता ना हो तो ना, कैसा अंदर में पता ना हो, सर्टेनिटी नहीं हो, तो ऐसे कर सकती है इलेक्शन कमीशन। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी, ऑल दी अबव आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस डज द कॉन्सेप्ट ऑफ 5+1 कॉलेजियम अराइसेस। ठीक है ना, 5+1 का जो कॉलेजियम सिस्टम था वो कहाँ से अराइज हुआ, सुप्रीम कोर्ट का, है ना, कब अराइज हुआ, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। तो 5+1 कहाँ से अराइज हुआ। ठीक है, व्हेन अ पोटेंशियल CGI कैंडिडेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 5-member कॉलेजियम, CGI feels the need to expand the collegium if it is instructed by the President of India। Okay, so when the potential CGI candidate is not a part of the 5-member collegium। ठीक है, तो जो 5+1 है वो कब होगा, बिकॉज देखो 5 मेंबर्स होते हैं कोलिजियम में, इसमें से हमारे पास एक CGI होते हैं प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। ठीक है, बट 5+1 को कोलिजियम में क्या होगा, जब हमारे पास CGI पार्ट नहीं होंगे ना कोलिजियम के, तो हम बोलेंगे 5+1 कोलिजियम है। व्हेन अ पोटेंशियल CGI कैंडिडेट इज़ अ पार्ट ऑफ द 5-member जज। ठीक है, मतलब समझना बात को। देखो जनरली जो कॉलेजियम होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास 1+4 होते हैं, बट जब बाद में जो CGI बनने वाले हैं वो अगर इसका पार्ट हो जाएं, ठीक है ना, मतलब इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, व्हेन अ पोटेंशियल CGI कैंडिडेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 5-member कॉलेजियम, तब उसको बोलेंगे 5+1, है ना। मतलब समझना, सपोज एक CGI जो कि नहीं बन पा रहा है कैंडिडेट, है ना, वो मतलब जो CGI बनने के कैंडिडेट है, पोटेंशियल है उसके अंदर, फिर भी उसका पार्ट नहीं है, तो हम बोलेंगे उसको ये 5+1 सिस्टम। देखो टू द पॉइंट पूछा जा सकता है इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आप इसको चीज़ें याद रखो। व्हेन अ पोटेंशियल CGI कैंडिडेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 5-member कॉलेजियम, बिकॉज कॉलेजियम इज ऑफ 5 members, अगर इसका ये पार्ट नहीं है, सीनियर मोस्ट है, फिर भी उसका पार्ट नहीं है, तो उसको बोलेंगे 5+1। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 53 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू बुद्धिज्म। हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है बुद्धिज्म की। हमको बात किसकी करनी है, बुद्धिज्म की। While converting to Buddhism, Dr. B.R. Ambedkar, along with his thousands of followers, recited 22 vows, which is now a part of the ritual। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। In October 1935, B.R. Ambedkar, as president of the Yola Conversion Conference near Nasik, announced his decision to renounce Hinduism as a part to contest Hindu caste order। बिल्कुल सही है। Under the presence of monk Chandramani, Dr. Ambedkar and his wife took the Buddhist vow। बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
फेमस फॉर पब्लिशिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज पब्लिश्ड बाय, इट इज़ पब्लिश्ड बाय द IMF, ओके, इट इज़ पब्लिश्ड बाय द IMF। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? ईजी है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ये 2016 में आ गया है भाई। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन पब्लिश करता है? तो IMF पब्लिश करता है। हमेशा कुछ कुछ रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट जो पब्लिश हुआ है उनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है ना, कि वर्ल्ड बैंक कौन सी चीज़ पब्लिश करती है ना, IMF क्या चीज़ पब्लिश करती है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या क्या पब्लिश करती है, न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या क्या पब्लिश करती है ना। क्वेश्चन नंबर 55 है, व्हाट इज़ Cas9 प्रोटीन। हमको बात किसकी करनी है? Cas9 प्रोटीन की। देखो उस समय नोबेल प्राइज़ मिला था, इसीलिए वहाँ पे क्वेश्चन न्यूज़ में था। तो हमको ऐसी चीज़ें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है उन चीज़ों को तो हमेशा ध्यान में रखना ही है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मॉलिक्यूलर सीजर यूज्ड इन टारगेट जीन एडिटिंग। क्या ये मॉलिक्यूलर सीजर है? बिल्कुल सही है यार, इट इज़ अ मॉलिक्यूलर सीजर। कैस्पर Cas9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, द रिसेंटली अनाउंस्ड PM डिवाइन। देखो हमको बात करनी है PM डिवाइन की। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? इजी है। हमको PM डिवाइन स्कीम की बात करनी है। तो पहले तो बात करेंगे डिवाइन का फुल फॉर्म क्या है। डिवाइन मतलब PM डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। PM डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसको बोलते हैं PM डिवाइन। इट फोकसेस ऑन व्हाट? देखो यहाँ पे फोकसेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। तो आप किसी भी स्कीम का फुल फॉर्म अगर जान रहे हो तो आपका आंसर जल्दी पहुँच जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 57 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट पब्लिश, ठीक है ना। तो जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट पब्लिश किया गया है उसके बारे में हमको बताना है, जिसको पब्लिश किसने किया है? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट को, इसको पब्लिश किया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, ठीक है। तो हम बता देना है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पब्लिश करता है, WWF, ओके। तो रिसेंटली जो इसने लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट पब्लिश किया उसके बारे में हमको बताना है। देयर हैज़ बीन अ 69% डिक्लाइन इन दी वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन फ्रॉम 1970 टू 2018। बिल्कुल सही है, 69% हम लोग के पास वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिला। IUCN रेड लिस्ट सो काइकर्ड्स एन एंशिएंट ग्रुप ऑफ सीड प्लांट, साइकर्ड्स एन एंशिएंट ग्रुप ऑफ सीड प्लांट आर मोस्ट थ्रेटेंड स्पीसीज़, ओके। तो ये सही कि गलत है भाई? ये सही है, बिकॉज इस रिपोर्ट ने ना साइकेट्स को क्या कहा? वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटेंड स्पीसीज़ कहा। लैंड यूज चेंज इन, ओके, लैंड यूज चेंज इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू नेचर। बिल्कुल सही है ना। लैंड यूज चेंज जो हो रहे हैं इसको माना गया कि कोई ज़मीन जो है पेड़ पौधे हैं वहाँ को काट के उसको बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल लैंड यूज चेंज इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू नेचर। ये भी करेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा D, सब करेक्ट है। 58 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू डार्ट मिशन। हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है डार्ट मिशन की। किसकी बात करनी है? डार्ट मिशन की। द डार्ट मिशन वॉज लॉन्च फ्रॉम नासा, ओके। क्या डार्ट मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया है? नासा से लॉन्च किया गया है? नो, दिस डार्ट मिशन इज लॉन्च बाई SpaceX, ओके। इट इज़ नॉट बाई नासा, इट इज़ SpaceX। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट ह्यूमन हैव बीन एबल टू इंटेंशनली चेंज द मोशन ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी। ये पहला बार हुआ ऐसा जिसमें हमारे इंसान ने सेलेस्टियल बॉडी को मोशन को, एस्टेरॉइड था एक, है ना, उसको हमने चेंज किया। यस, इट इज़ फर्स्ट टाइम। डाइमॉर्फस एस्टेरॉइड वॉज टारगेटेड सिंस देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस एस्टेरॉइड हिटिंग द अर्थ। गलत बात है, यहाँ पे डाइमॉर्फस एस्टेरॉइड को टारगेट नहीं किया गया, बिकॉज ये देखो ये फुटबॉल स्टेडियम के साइज में होते हैं, ठीक है ना, और ये पैलेंट को ऑर्बिट करते हैं, रफ होते हैं, बट ये उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी हमको अफेक्ट नहीं करते, ठीक है ना, ये हमको उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते, है ना, ये अफेक्ट नहीं करते। वो दूसरा एस्टेरॉइड था, डू नॉट अफेक्ट, आते आते बर्न हो जाते हैं, ठीक है। सो 58 का हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर? हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा C। 58 का C हो जाएगा करेक्ट, 2 ओनली। 59 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो इसमें क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि डार्ट मिशन किसका है, तो SpaceX का है। फर्स्ट टाइम है, बिल्कुल फर्स्ट टाइम है। एक मूवी बनी थी, मैं तो तेलुगु मूवी देखा था, एक ऐसे वाला मूवी था जिसमें एक मिसाइल चुरा के अर्थ के अंदर जो आ रहा है सर उसको तोड़ने की बात हुई थी। हाँ, 59 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। हमको बात किसकी करनी है?
कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करनी है। ये क्वेश्चन का लेवल कैसा है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है ये। फर्स्ट स्टेटमेंट है सेक्शन 4 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963 सेज देयर शैल बी कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, बिल्कुल सही है, on a resolution to that effect being moved in either house of the parliament with the previous sanctions of the president and possessed by both houses, बिल्कुल सही है। सेक्शन 4 जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है उसने बोला कि हाँ एक कमेटी बनाने की बात करते हैं, कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सहमति के साथ और प्रेसिडेंट के कंसेंट सैंक्शन के साथ। द कमिटी इज चेयर्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर एंड 21 मेंबर्स। क्या एक कमिटी में 21 मेंबर्स होंगे? नो, इसके अंदर 30 मेंबर्स होंगे, ठीक है। और इसको चेयर कौन करेगा? यूनियन होम मिनिस्टर। इसमें 30 मेंबर्स होंगे, है ना। 20 MPs फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा, 20 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा। इट इज़ नॉट 21, 30. Unlike the other parliamentary panel, the committee of the parliament on official language is constituted by the union. It is constituted by the home ministry and it does not submit its report to parliament. बिल्कुल सही है, ये अपने इसके सबमिट नहीं करता ये अपने रिपोर्ट को, किसको? पार्लियामेंट को। ज़्यादातर जो पार्लियामेंट्री पैनल है उसके जैसे। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 60 है विच द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज़ नॉट ट्रू अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट। हमको बात करनी है क्विट इंडिया मूवमेंट की, जो कि 1942 में हुआ था। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, ये 2011 में आ चुका है। इट वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट, नो इट इज़ अ वायलेंट मूवमेंट। इट वॉज लेड बाई महात्मा गांधी। क्या इसको महात्मा गांधी लेड करते थे? बिल्कुल सही। इन्होंने तो बोला, मुंबई सेशन से बोला था डू और डाई, करो या मरो का स्लोगन दिया था। इट वॉज ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, नो। डू नॉट अटैक लेबर क्लास, नो, इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल कैसा है? ईजी है। आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल इंश्योर और द स्टेट शैल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम promotes justice on the basis of equal opportunity and shall in particular provide free legal aid by suitable legislation or scheme or in any other way। बिल्कुल सही है, जो कि हमारे पास ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उससे ये इसको जोड़ा गया था। आर्टिकल 14 एंड 22 है ना, तो 39 में याद रखना, इट टॉक्स अबाउट फ्री लीगल एड। आर्टिकल 14 and 22 clause 1 also makes it obligatory for the state to ensure equality before the law or equality before law and a legal system which promote justice on the basis of equal opportunity to all। बिल्कुल सी आर्टिकल 14 भी बात करता है, बिकॉज ये तो इक्वलिटी की बात करता है। 21 जो है वो बात करता है प्रिवेंटिव डिटेंशंस की, तो ये बोलता है और जस्टिस को प्रमोट करना अपना लीगल सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज अ पार्टन इन चीफ ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है ना, उसके पार्टन इन चीफ कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं? नो, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द CJI इज़ द पार्टन इन चीफ ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा A 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 62 है द रिसेंटली 62 नंबर क्वेश्चन, रिसेंटली सेटअप ऋतु भरोसा केंद्राज। हमको बात किसकी करनी है? ऋतु और राइतु भरोसा केंद्राज इन आंध्र प्रदेश फोकस ऑन द वेलफेयर ऑफ। किसके वेलफेयर पे फोकस करते हैं? क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? मीडियम लेवल का क्वेश्चन है जो फोकसेस ऑन द वेलफेयर ऑफ व्हाट फार्मर्स। राइतु भरोसा केंद्राज, ओके। किसने लॉन्च किया भाई इसको? किसने लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने। और ये क्या है? वन स्टॉप सॉल्यूशन टू ऑल दी फार्मर नीड्स, ओके। सिंगल विंडो पोर्टल है ये। सिंगल विंडो सर्विस सेंटर फॉर फार्मर्स। क्वेश्चन नंबर 63 है हु अमंग द फॉलोइंग रिलीज द लेड दैट इज लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट, ठीक है ना। लेड को कौन रिलीज करता है ये हमसे पूछा गया है। लेड मीन्स व्हाट? लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? मीडियम।
सो लॉजिस्टिक इज ओके, समझ लेना लॉजिस्टिक मतलब क्या है, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू कॉमर्स यार, तो इट इज रिलीज बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है ना। लॉजिस्टिक इंडेक्स जो है एक लेड हो गया ये, ठीक है, तो याद रखना लेड इज रिलीज बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ओके। लॉजिस्टिक इंडेक्स, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, डिफिकल्ट। इट लाइज एट द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार विथ चारलांग डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज बीइंग रिफर्ड टू। हमको बताना है कि इसमें से किस नेशनल पार्क के बारे में बताना है कि कौन सा नेशनल पार्क के बारे में बात किया गया है। कहाँ पाया जा रहा है, इंडिया म्यांमार बॉर्डर में पाया जा रहा है। इट इज़ द ओनली पार्क इन द वर्ल्ड टू हैव द 4 feline species of big cat, namely tiger, leopard, snow leopard and clouded leopard. Hook-lock gibbon, the only ape species found in India, is found in this national park. ये कौन सा नेशनल पार्क है, सबसे चर्चित नेशनल पार्क इन इंडिया इन द न्यूज़, दैट इज़ नामदफा नेशनल पार्क। कहाँ पे है, इट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे है ये, अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन को उल्टी तरीके से पूछा जा सकता है कि म्यांमार नामदफा नेशनल पार्क की कैरेक्टरिस्टिक बताओ, तो हम लोग बोलेंगे हिलॉक गिब्बन यहाँ मिलता है। हम बोलेंगे जो ओनली पार्क है दुनिया में जहाँ पे 4 feline स्पीसीज देखने को मिलते हैं, टाइगर देखने को मिलता है यहाँ पे, लेपर्ड देखने को मिलता है, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड यहाँ पे देखने को मिलता है। तो उल्टा तरीके से भी पूछा जा सकता है आपको। क्वेश्चन नंबर 65 है, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशंस ऑफ रेटिफाइंग एडिशनल प्रोटोकॉल, है ना, क्या इम्प्लीकेशंस है हमको बताना है इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में। रेटिफाइंग एडिशनल प्रोटोकॉल विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, ठीक है। एडिशनल प्रोटोकॉल को जो हम रेटिफाई करेंगे IAEA के साथ, तो उसका क्या क्या इम्प्लीकेशंस होगा इंडिया के अंदर। तो ये क्वेश्चन आ गया है 2018 में, ठीक है। इसका इम्प्लीकेशन ये होगा कि जो सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर होंगे कम अंडर द IAEA सेफगार्ड। क्वेश्चन नंबर 66 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। सो फार इसरो हैज़ ओनली यूज्ड पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टू कैरी कमर्शियल लॉन्चेस। यार पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के साथ साथ इसरो ने तो यही इस्तेमाल किया है, ठीक है। अभी तो सही है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से ही लॉन्च किया है, बट हम GSLV Mark 3 से हम क्या करना चाह रहे हैं, गगनयान मिशन को लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। इंडिया करंटली हैज़ 3 ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल, दैट इज़ PSLV, GSLV एंड GSLV Mark 3। बिल्कुल सही है, ये ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल है। द गवर्नमेंट ओपन अप द स्पेस सेक्टर फॉर प्राइवेट प्लेयर इन 2020। बिल्कुल सही है, प्राइवेट प्लेयर के लिए भी खोल दिया। और अभी हमने तो देखा है कि भाई जो मिशन प्रारंभ है जिसने स्पेस बोलता हूँ विक्रम एस लॉन्च किया है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा D। ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू गिफ्ट। गिफ्ट की बात करने भाई बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था गिफ्ट। गिफ्ट इज़ व्हाट, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, है ना। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन का लेवल है ईजी। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टी सर्विस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स विच हाउसेज इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC एंड एक्सक्लूसिव डोमेस्टिक टैरिफ्स एरियाज़। सही है, बिल्कुल सही है भाई। इट डज़ नॉट हैव एनी रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़, गलत बात है। इट डज़ हैज़ रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़, ओके। इट डज़ हैज़ रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़। द गिफ्ट सिटी और द गिफ्ट सिटी ऑल्सो हाउसेज इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, यस। IIBX भी है यहाँ पे, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, दैट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 68 है, विद रेस्पेक्ट टू इंडियाज़ इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ अचीविंग -% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल बाई डैश, ठीक है। तो हमको बात करनी है इथेनॉल ब्लेंडिंग, इजी क्वेश्चन है भाई। इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करनी है, किसकी बात करनी है, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में जो गवर्नमेंट के टारगेट्स हैं उसकी बात करनी है। तो गवर्नमेंट ने बात किया है भाई कि हमको क्या करना है, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करना है, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करना है
कब तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करना है? 2025 तक। ओके, इथेनॉल ब्लेंडिंग करना है कितना? 20% 2025 तक। इसीलिए इसको बोला है E20 टारगेट्स, क्योंकि इसमें हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन इंडिया। हमको बात करनी है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? मीडियम। दे आर वैलिड फॉर 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू। ये 15 दिन के लिए वैलिड होते हैं, बिल्कुल सही है। 15 दिन के अगर आप इसको रिडीम नहीं करते हो तो ये बेकार हो जाते हैं। ओके, सो दे आर वैलिड फॉर 15 डेज। Only the political parties registered under the Section 29A of the Representation of the People's Act 1951 and have secured not less than 1% of the valid 1% of the vote polled in the last general election to House of the People or the Legislative Assembly are eligible to receive electoral bonds। बिल्कुल सही है, ये क्राइटेरिया याद होना चाहिए, है ना। नॉट लेस देन 1% ऑफ द वैलिड वोट्स, और ऐसा पॉलिटिकल पार्टी जो कि रजिस्टर्ड 29A ऑफ द RPA 1951 वही क्या कर सकते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिसीव कर सकते हैं। दे आर एलिजिबल फॉर रिसीव इलेक्टोरल बॉन्ड्स। द बॉन्ड्स आर अवेलेबल फॉर परचेज बाई एनी सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 10 days ईच इन द मंथ ऑफ जनवरी, मार्च, और जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द RBI। ये यहाँ तो सही है कि जो सिटीजन के लिए ही अवेलेबल होगा, एनी सिटीजन 10 दिन के लिए बॉन्ड अवेलेबल होगा, बट इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड बाय द RBI, इट इज स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट इज़ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 70 है, द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज रिलीज बाय विच द फॉलोइंग। तो हमको बात किसकी करनी है? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की। जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है उसको कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। रूल ऑफ लॉ रिलीज बाय वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71 है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू सॉलिड वेस्ट। हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है सॉलिड वेस्ट की। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है, करेक्ट बताना है, अपने क्या बताना है? करेक्ट, है ना। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टूल 2016 में जो आया था उसके बारे में हमको बताना है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मीडियम। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरेटर हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 3 स्ट्रीम्स। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? जनरेटर की होगी क्या? हाँ, बिल्कुल सही है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किसकी होगी? जनरेटर। जो जनरेट कर रहा है वेस्ट उसी की जनरेटेबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको 3 तरीके से वो डिवाइड करे। द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल मॉनिटरिंग ऑफ द रूल। नहीं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल मॉनिटरिंग। जनरेटर विल हैव टू पे यूज़र फ़ी टू वेस्ट कलेक्टर। ठीक है ना, जो जनरेटर है उसको क्या देना पड़ेगा? यूज़र फ़ी देना पड़ेगा। किसके? जो वेस्ट कलेक्ट कर रहा है उसको। The rules are now applicable beyond municipal areas and extend to urban agglomerations, है ना, cessus town, notified industrial township, ports, harbors, special economic zones। बिल्कुल सही है यार। सेकेंड डिवीजन का आंसर हो जाएगा C। 71 का आंसर हो जाएगा C। 72 है, which one amongst the following species does not belong to कैटेगरी ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, इनमें से कौन सा क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, ये हमसे पूछा है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाने से आपके सारी चीज़ रिवाइज होती है। ठीक है, सो इनमें से कौन सा क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है? तो जो इंडियन बाइसन है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है। बाकी सब क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं क्या? बिल्कुल सही है। पौंडीचेरी साग इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, नॉर्दर्न रिवर टारापिन इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, अंडमान वाइट टूथ स्यू इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। बट जो हमारे पास बाइसन है जो कि स्टेट एनिमल है किसका? बिहार का, है ना, ये वल्नरेबल है। क्वेश्चन नंबर 73 है, विद रिस्पेक्ट टू मार्स। हमको बात करनी है मार्स की। मार्स के बारे में हमसे पूछा क्या गया है? करेक्ट बताना है। मार्स के बारे में हमको बताना क्या है? करेक्ट बताना है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है ईजी। मार्स इज नोन एज रेड प्लैनेट बिकॉज आयरन मिनरल इन द मार्शियन सॉइल ऑक्सीडाइज और रस्ट cause the soil and atmosphere to look red।
बिल्कुल सही है, इसीलिए तो उसको बोलते हैं रेड प्लैनेट। मार्स हैज़ 2 स्मॉल मून्स, देयर नेम इज़ फोबोस एंड कैलिस्टो, है ना। नो, इसका 2 मून है, इसका एक का नाम क्या है, फोबोस है, दूसरा का नाम कैलिस्टो नहीं है, दूसरा का नाम है डीमोस, फोबोस एंड डीमोस। सो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ए, 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 74 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। हमको बात किसकी करनी है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करनी है। ओके, इन ऑर्डर टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एन एप्लीकेंट मस्ट बी वुमेन एज 21 ईयर, है ना। उज्ज्वला योजना को अवेल करने के लिए क्या वुमेन का एज 21 होना चाहिए? नो, उज्ज्वला योजना के लिए वुमेन का एज कितना चाहिए? 18 ईयर्स। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, द बेनिफिशियरीज विल बी सेलेक्टेड और आइडेंटिफाइड थ्रू द पब्लिश्ड SECC 2011 डाटा। बिल्कुल सही है, जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा SC सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में डाटा हुआ था उससे। अंडर द स्कीम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर रीफिलिंग एंड परचेजिंग स्टोव्स। बिल्कुल सही है, रीफिलिंग और परचेसिंग स्टोव्स के लिए फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन्स देंगे। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 2 and 3 ओनली, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 75 है, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात करनी है इंडियन इकोनॉमी की, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है, इजी बताना है। एन इंक्रीज इन द नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नीर इंडिकेट द एप्रिसिएशन ऑफ रूपी। अगर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है तो क्या रूपी का एप्रिसिएशन हो रहा है? बिल्कुल सही बात है भाई। एंड इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स द इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड। बिल्कुल सही है, अगर हमारे पास रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारे पास ट्रेड कॉम्पिटिटिव बढ़ रहा है कि घट रहा है। इट टेल्स अस अबाउट दी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ने से हमारे पास ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कम होता है। इट विल नॉट इम्प्रूव, इट विल रिड्यूस। ओके, रीढ़ के बढ़ने से हमारे पास ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कम होता है। एंड इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज इज़ लाइकली टू कॉज एन इंक्रीज इन डाइवर्जेंस बिटवीन नीर एंड रीढ़। अगर हमारे बीच में इन्फ्लेशन हो रहा है हमारे देश में, तो क्या होगा, जो नीर होगा और रीढ़ होगा इसके बीच में डाइवर्जन होगा इन्फ्लेशन की वजह से। ओके, तो दिस इज़ करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 and 3, आंसर हो जाएगा सी। 75 का आंसर क्या हो जाएगा? 75 का आंसर हो जाएगा सी। 76 है, हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज दी हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन रिलीज करता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज बाय IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज बाय IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज बाय IMF। अब यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, द हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक। हमको क्या क्वेश्चन पूछा है, हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक जो है वो कौन रिलीज़ करता है? ठीक है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक इज़ रिलीज बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। किसके साथ मिलके? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। किसके साथ मिलके? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलके। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलके जो हमारे पास फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है? हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक रिलीज़ करता है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 77 है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट मेंबर ऑफ G20। ठीक है, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है क्या G20 का मेंबर कौन नहीं है? नॉट द मेंबर ऑफ G20। ओके, नॉट द मेंबर ऑफ व्हाट? नॉट द मेंबर ऑफ G20। क्या मलेशिया है? क्या सिंगापुर है? क्या वियतनाम है? नॉट दी मेंबर बोल रहा है भाई, ना ही मलेशिया मेंबर है, ना ही सिंगापुर मेंबर है, ना ही फिलीपींस मेंबर है, ना ही वियतनाम मेंबर है। दिस ऑल 4 आर नॉट दी मेंबर ऑफ G20। तो याद रखना, इस क्वेश्चन से आपको ये सीखना है कि एग्जाम में अगर हमको मेंबर ऑफ G20 पूछे जाएगा तो मलेशिया को हटा देंगे, सिंगापुर को हटा देंगे, फिलीपींस को हटा देंगे, वियतनाम को हटा देंगे, बिकॉज दिस आर नॉट द पार्ट ऑफ व्हाट? G20। बट इंडोनेशिया पार्ट है भाई, पिछले साल तो वहाँ वो हुआ था। इंडोनेशिया क्या है? पार्ट है। ओके, दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 78 है, विद रिगार्ड टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हमको बात किसकी करनी है?
हमको बात करनी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। बात किसी करनी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की इन इंडिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। FDI इन इंडिया हैज़ सीन अ कंसिस्टेंट राइज इन द पास्ट 10 years। FDI जो है इंडिया के अंदर, उसने क्या कंसिस्टेंट राइज देखने को मिला है अपने को? बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यस, हर पिछले 10 साल में हमको क्या देखने को मिला है? FDI के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें हमारे पास क्या देखने को मिला है? कंसिस्टेंट राइज देखने को मिला है। द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज़ बीन ड्राइवन बाय वीकनिंग रुपीज़। देखो, जो कॉन्फिडेंस हुआ है इंडियन इकोनॉमी में वो वीकनिंग रुपीज़ से तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोकस जो गवर्नमेंट ने किया है इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पे, उसको देखते हुए हमारे देश में जो डिजिटाइजेशन का जो ग्रोथ देखने को मिला, सर्विस सेक्टर जो ग्रोथ देखने को मिला, उसके बेसिस पे इंडियन इकोनॉमी में क्या हुआ? अपने पास कॉन्फिडेंस आने को मिला। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 79 है द कॉमन फ्रेमवर्क रिसेंटली सीन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन। हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है? कॉमन फ्रेमवर्क के बारे में। लेवल का मीडियम का लेवल, क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मीडियम है। हमको बात किसकी करनी है? कॉमन फ्रेमवर्क की बात करनी है। रिसेंटली सीन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन। सी द कॉमन फ्रेमवर्क इज एसोसिएटेड विद G20। जो कॉमन फ्रेमवर्क इसके साथ एसोसिएटेड है, G20 के साथ एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 80 है विच अमंग द फॉलोइंग आर द पैरामीटर्स यूज टू कंप्यूट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। कौन कौन से पैरामीटर्स को इस्तेमाल किया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कंप्यूट करने के लिए? क्वेश्चन का लेवल है डिफ़िकल्ट, बट हमको इसमें पूछा गया है। देखो भाई, इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स के पैरामीटर्स कोई सा भी नहीं है, बिकॉज उसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वास्टिंग, अंडर नरिशमेंट और चाइल्ड मोर्टलिटी देखा जाता है। ओके, तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट यहाँ पे कोई सा भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। है ना, क्वेश्चन आ चुका है भाई प्रीवियस ईयर में। मोस्ट इन्फ्लेशनरी हमसे पूछा गया है। क्या पूछा है इसने? मोस्ट इन्फ्लेशनरी क्या होगा? रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, बोरोइंग फ्रॉम बैंक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। तो बच्चे को पता होगा पैसा छापना सबसे बेकार तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 82 है विद रेफरेंस टू डिस्क्रिशनरी पावर द गवर्नर। बात किसकी करनी है? डिस्क्रिशनरी पावर द गवर्नर की करनी है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में हमको पूछा है, करेक्ट बताना है। फर्स्ट है he or she can summon or prorogue the house at his own discretion when the government has lost its majority। बिल्कुल सही है, ये इसके सिचुएशनल डिस्क्रिशन के अंदर आता है। द गवर्नर हैज़ टू एक्ट ऑलवेज अंडर द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। है ना, देखो भाई, जो प्रेसिडेंट है उसको हमेशा क्या करना पड़ता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में काम करना पड़ता है। बट गवर्नर के पास दो डिस्क्रिशन होती है, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, एक होता है सिचुएशनल डिस्क्रिशन। ठीक है, तो सिचुएशनल डिस्क्रिशन में अपनी मर्जी से नहीं मानूंगा तब भी चलेगा। भाई तेरे पास मेजोरिटी नहीं, मैं तेरी बात क्यों मानूंगा, ऐसा बोल देगा। दिस इज़ नॉट करेक्ट, दिस इज़ इनकरेक्ट। द गवर्नर कैन रिमूव अ मिनिस्टर विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। गलत बात है, बिकॉज द गवर्नर कैन नॉट डिसमिस अ मिनिस्टर अनलेस इट इज़ रिकमेंडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली ए। क्वेश्चन नंबर 83 है इन रिसेंट टाइम्स इन्फ्लेशन हैज़ इंक्रीज बिकॉज ऑफ। ठीक है, रिसेंट टाइम में इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा है? लेवल कैसा है? मीडियम लेवल क्वेश्चन है। इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुआ है, क्यों इंक्रीज़ हुआ है? इंडिया इज़ अ नेट कमोडिटी इम्पोर्टर। बिल्कुल सही है। जो इन्फ्लेशन रिसेंट टाइम में देखने को मिला वो कौन सा इन्फ्लेशन था? वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन था, है ना, फ्यूल की वजह से मेनली हमको देखने को मिला। दिस इज़ करेक्ट। हैवी रेन टुवर्ड द एंड ऑफ द मानसून हैव क्रिएटेड WPI। बिल्कुल सही है। हैवी रेन की वजह से जो वेजिटेबल्स थे वो चले गए
अब वेजिटेबल्स के डेथ हो गई मतलब वेजिटेबल्स मर गए मतलब क्या हुआ, हमारे पास होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन आ जाएगा। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ। पहली बार इसमें बोथ बी में दिया है, तो हमेशा एग्जाम में इसको भी ध्यान में रखना कि बोथ 1 और 2 बी में दिया है, सी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 84 है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैव डेमोन्स्ट्रेटेड सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज़। किस देश के पास सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज़ है? ओके क्या इंडिया के पास है? क्या इंडिया के पास है? ओके हमसे पूछा है ना किसके पास है, ठीक है, क्या इंडिया के पास है? 84 नंबर क्वेश्चन है, हमसे पूछा क्या है कि इंडिया के पास है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज़, यस। क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास है? यस। क्या फ्रांस के पास है? यस। क्या रशिया के पास है? यस। क्या यूनाइटेड किंगडम के पास है? यस। क्या चाइना के पास है? यस। क्या साउथ कोरिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है? नहीं है भाई। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 85 है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ आरबीआई लेटेस्ट टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो हमको बात किसी करनी है, टोकनाइजेशन की बात करनी है। तो बेनिफिट्स ऑफ आरबीआई है ना, बेनिफिट्स ऑफ आरबीआई लेटेस्ट, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे टोकनाइजेशन के? जो क्रेडिट कार्ड जो चोरी होते थे उसके नंबर्स वो यहाँ पे कम होगा। ओके, इट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू एनी, इट कैन नॉट बी ब्रोकन बाय एनी हैकर। देखो भाई एनीथिंग कैन नॉट बी एब्सोल्यूट बोल रहा है कि कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू हैकर्स। भाई ये लेस है ना, इट इज़ लेस वल्नरेबल टू हैकिंग, लेस इज नॉट कंप्लीट, दिस इज इनकरेक्ट। टोकन जनरेटेड इन ओके, टोकन जनरेटेड इज यूजलेस आउटसाइड द मर्चेंट इकोसिस्टम। बिल्कुल सही है, जो टोकन जनरेट हुआ है उसको कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते। द न्यू मेथड कैन बी यूज्ड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। के इसको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं? नो, इसको सिर्फ और सिर्फ हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑनलाइन, नॉट ऑफलाइन। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली। 85 का हो जाएगा सी। 86 है, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ। ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन 2013 में आ चुका है। हमको बात किसकी करनी है? बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है किसका? किसका रिकॉर्ड होता है ये? ऑल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 87 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू ग्लोबल आर्म इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। हमको बात करनी है ग्लोबल आर्म्स इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स की। मीडियम लेवल क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इंडिया हैज़ बीन द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ आर्म्स फ्रॉम 2017 टू 2021। ठीक है ना, इंडिया जो है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट इम्पोर्टर रहा है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ आर्म्स 2017 से लेकर 2021 तक। बिल्कुल सही है। इंडिया से अकाउंट फॉर ओवर 25% ऑफ द टोटल ग्लोबल आर्म इम्पोर्ट्स। ये गलत है, बिकॉज सिग्निफिकेंट डिक्रीज हुआ है ना हमारे जो आर्म इम्पोर्ट्स में। इट इज़ नॉट 25%, 11% ऑफ द ग्लोबल आर्म इम्पोर्ट्स। सो सेकेंड इज इनकरेक्ट। रसिया हैज़ द लार्जेस्ट ग्लोबल आर्म एक्सपोर्ट्स इन द पीरियड स्पैनिंग 2017 टू 2021। इट इज़ नॉट रसिया। जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसका लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर रहा है, नॉट रशिया। यूनाइटेड स्टेट्स इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। सो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ओनली वन स्टेटमेंट, दैट इज़ 1 नंबर का। 88 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। गाइगा एयर स्पेस क्राफ्ट की बात करनी है अपने, क्या की बात करनी है? गाइगा स्पेस क्राफ्ट की। ओके, मीडियम लेवल क्वेश्चन है, ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स स्पेस क्राफ्ट। गाइगा स्पेस क्राफ्ट की बात करनी है। इट इज़ अ स्पेस ऑब्जर्वेटरी ऑफ नासा। जो गाइगा स्पेस क्राफ्ट है क्या वो स्पेस ऑब्जर्वेटरी है नासा का? नो, इट इज़ अ स्पेस ऑब्जर्वेटरी ऑफ EIA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ESA. The mission aimed to construct by far the largest and the most precise three-dimensional map of our galaxy, including stars, planets, comets, asteroids, quasars, among others. बिल्कुल सही है। जो मिशन है दैट इज़ गाइगा मिशन जी एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स, वो क्या बात करता है? 3 डायमेंशनल मैप बनाने की बात करता है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा B 2 ओनली। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा B 2 ओनली।
89 है इंडियाज़ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इज बीइंग सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया का जो मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, वो कौन से स्टेट में बनाया गया है? वो बनाया गया है गुजरात के अंदर। कहाँ बनाया गया है? गुजरात के अंदर, है ना। और गुजरात में भी कहाँ बनाया गया है? पोर्ट सिटी लोथल के अंदर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? लोथल के अंदर। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया गया है? लोथल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 90 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोबल कार्बन साइकिल। हमको बात किसकी करनी है? ग्लोबल कार्बन साइकिल की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? डिफिकल्ट। सॉइल कंटेन्स मोर कार्बन देन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल कंबाइंड। क्या सॉइल में ज़्यादा कार्बन होता है? बिल्कुल सही है। डिपेंडिंग ऑन द सॉइल कंडीशन नाइट्रोजन कैन आइदर स्टेबलाइज और डिस्टेबलाइज कार्बन पूल। बिल्कुल सही है, सॉइल कंडीशन पे डिपेंड करता है यार। ये लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 91 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लेवल कैसा है क्वेश्चन का? डिफिकल्ट। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 में आ चुका है। इन द रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन इज कॉल्ड अमील। ठीक है, तो रिवेन्यू कलेक्टर था, अमील क्या था? रिवेन्यू कलेक्टर। दिक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वॉज एन एंशिएंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन। जो इक्ता सिस्टम था वो क्या इनका खुद का इंस्टीट्यूशन था? इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन था इक्ता सिस्टम। बिल्कुल गलत है, बिकॉज हमको इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था भाई? इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था। बट इक्ता सिस्टम जो है इनका इंडिजिनस नहीं है, बिकॉज पर्शिया के अंदर इसको पहले से हम देखते थे। पर्शिया एंड मिडिल ईस्ट का है ये। The office of मीर बख्शी came into existence during the reign of खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली। क्या मीर बख्शी हमको सुल्तान के समय देखने को मिला? नो। जो मीर बख्शी का जो ऑफिस था वो हमको मुग़ल के समय देखने को मिला। कब देखने को मिला? मुग़ल के समय। मीर बख्शी रिवेन्यू ऑफिसर। करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 92 है अ कॉमन टर्म रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ दी Web3 इकोसिस्टम। हमको बात किसकी करनी है? Web3 इकोसिस्टम की। ये जो टर्म है Web3 इकोसिस्टम हमको न्यूज़ में देखने को मिला, इसका मतलब क्या समझते हो? Web3 इकोसिस्टम इन्वॉल्व ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मेटावर्स एंड नॉन फंजिबल टोकन। के जो Web 3.0 है वो ब्लॉकचेन को कंबाइन करता है, यस। किसके साथ? मेटावर्स के साथ, यस। नॉन फंजिबल टोकन के साथ, यस। देयर आर नो स्टार्टअप इन इंडिया इन Web3 इकोसिस्टम। गलत बात है भाई, हमारे पास इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप्स देखने को मिले हमारे पास, है ना। और इंडिया के अंदर 450 प्लस स्टार्टअप्स हैं Web3 इकोसिस्टम के अंदर। सो ट्रू हमसे पूछा, ट्रू हो जाएगा 1। ओके। 93 है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करनी है हमको। FATF की बात करनी है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करनी है। इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी दैट सेट्स international standards to prevent international financial crimes. In this context, which of the following statement are true? है ना। FATF के बारे में हमसे पूछा गया है। FATF के बारे में हमसे पूछा गया कि डिफ़िकल्ट है ये, और हमसे बताना है हमको कि ये ट्रू कौन सा है। इंडिया इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ FATF। क्या इंडिया FATF के शुरुआत से ही मेंबर रहा है? नो। FATF जो है वो 1989 में बना है। FATF जो है वो 1989 में बना है, ठीक है। बट इंडिया जो है इसका मेंबर कब बना? 2010 में बना। सो इट इज़ नॉट द फाउंडिंग मेंबर। सो करेक्ट हमसे पूछा है, हम तो इसको एलिमिनेट कर दिया भाई। अ कंट्री एक्ट्स इन द FATF ग्रे लिस्ट विल बी सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक सैंक्शन। ठीक है, ग्रे लिस्ट में है तो स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं होंगे, अगर ब्लैक लिस्ट में है तो स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक सैंक्शंस होंगे। करंटली देयर आर 2 कंट्रीज ब्लैक लिस्टेड बाई FATF। उस समय सिर्फ 2 कंट्री जो कि ब्लैक लिस्टेड थे, हम बात करें ना अक्टूबर 2022 में। अक्टूबर 2022 में सिर्फ 2 कंट्रीज़ थे, एक नॉर्थ कोरिया था और एक ईरान था। अभी म्यांमार भी कर दिया गया है, अभी म्यांमार को भी कर दिया गया है ब्लैक लिस्ट, ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ। ओके, नाउ दैट इज़ अभी हम जो बता रहा हूँ मैं 17 मई को म्यांमार अलॉन्ग विद दिस 2। करेक्ट हमसे पूछा गया भाई, करेक्ट तो यहाँ पे उस समय के हिसाब से आंसर हो जाएगा B3 ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 94 है
डाईइथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। डाईइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है भाई, ये क्या है? These are adulterant in medicines, okay? These are the adulterants in medicines. National Credit Framework developed by India is related to, जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क इंडिया ने डेवलप किया था वो किस मिनिस्ट्री के साथ रिलेटेड है? ठीक है, सो इट इज़ रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ साथ ये रिलेटेड है, बिकॉज ये क्या करता है, ये लर्निंग को इंटीग्रेट करने की बात करता है, ठीक है ना, वोकेशनल एज वेल स्किल्ड एजुकेशन की बात करता है ये, ओके। क्वेश्चन नंबर 96 है, विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात करनी है कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। लेवल हमसे पूछा है, लेवल क्या है क्वेश्चन का भाई? क्वेश्चन का लेवल मीडियम है ना। परिवर्जका, परिवर्जका, परिवर्जका क्या है? परिवर्जका क्या है? क्या रिनंशिएंट एंड वेंडरर को परिवर्जका कहते हैं? कल्चरल हिस्ट्री में, कल्चरल हिस्ट्री में परिवर्जका किसको कहते हैं? परिवर्जका किसको कहते हैं? रिनंशिएंट एंड वेंडरर्स को हम क्या कहते हैं? परिवर्जका। जिन्होंने पूरी दुनिया को ताक दिया उसको बोलते हैं परिवर्जका। श्रमणा, श्रमणा किसको बोलते हैं? प्रीस्ट विथ हाई स्टेटस, नो। श्रमणा हम बोलते हैं एस्थेटिक्स एंड रिनंशिएंट ऑफ, है ना, एस्थेटिक बोलते हैं ना, जो एस्थेटिक्स हैं जो, है ना, रिनंसर हैं जो दुनिया में अपने सबको भी त्याग दिए, ठीक है, उनको बोलते थे श्रमणा। उसके बाद है जैसे कि श्रमणा के अंदर हमारे पास कौन कौन आते हैं? बुद्धिज़्म आता है, जैनिज़्म आता है ना, जीविकास आते हैं, बुद्धिस्ट, जैन्स, अजीविक्स, उपशका, ले फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज़्म। क्या उपशकास जो थे वो ले फॉलोअर्स थे बुद्धिज़्म के? बिल्कुल सही है। कैटली मैच हमसे पूछा है, कैटली मैच जाएगा बी, 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन 97 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन क्रैकर्स। हमको बात किसकी करनी है? ग्रीन क्रैकर्स की। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे भाई। श्वास, श्वास क्या है? ग्रीन क्रैकर है सप्रेस जस्ट बाय रिलीजिंग वाटर वेपर इन एयर। जो श्वास होगा वो क्या करेगा? सप्रेस करेगा क्या? हाँ, ये सप्रेस करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। कैसे सप्रेस करेगा? श्वास जो है वो वाटर वेपर रिलीज़ करता है, W से W से वाटर वेपर, ठीक है। और स्टार जो होगा रिलीज लेस पार्टिकुलेट मैटर एंड रिड्यूस साउंड इंटेंसिटी। बिल्कुल सही है। स्टार क्या करेगा? ये साउंड इंटेंसिटी को कम करेगा और पार्टिकुलेट मैटर को रिलीज़ को कम करेगा। सफल जो होगा, है ना, इट मिनिमल यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड हैज़ मोर मैग्नीशियम इंस्टेड, इट रिड्यूस लेस साउंड एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फायर क्रैकर, ठीक है। और ये क्या करेगा? कम साउंड करेगा ट्रेडिशनल फायर क्रैकर के जैसा, है ना, रंग बिरंगा कलर तो देगा और आवाज़ कम करेगा। आवाज़ जो देता था फायर क्रैकर के अंदर वो एल्यूमिनियम के कंटेंट की वजह से होता था, बट इसमें एल्यूमिनियम नहीं, मैग्नीशियम इस्तेमाल हो रहा है। तो स्वम मतलब वाटर, वाटर वेपर किस काम करेगा? पी मतलब पीटी, पीटी करते हैं लोग, पीटी करते हैं मतलब पार्टिकुलेट मैटर कम करेगा। सफल में हमारे पास एल्यूमिनियम था, उसको सफल कर दिया, एल्यूमिनियम को सफल करके क्या कर दिया? यहाँ पे मैग्नीशियम कर दिया। कैट हमसे पूछा है, कैट हो जाएगा डी। क्वेश्चन 98 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, है ना। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल कैसा है? डिफ़िकल्ट है। एम्ब्रॉयडरी और कौन से स्टेट में ऐसी एम्ब्रॉयडरी की जाती है ये हमको बताना है, ठीक है। तो पहला है कसौती। क्या कसौती जो एम्ब्रॉयडरी है वो तेलंगाना के अंदर की जाती है? नो। कसौती एम्ब्रॉयडरी जो है वो कर्नाटका के अंदर की जाती है ना। खनिज, जो खनिज है वो आंध्र प्रदेश के अंदर की जाती है क्या? नो। खनिज जो है वो कहाँ पे की जाती है? खनिज जो है वो बांग्लादेश के बॉर्डर में मेघालय के अंदर की जाती है ना, खनिज। और पिपली, पिपली जो है ना वो एम्ब्रॉयडरी कहाँ पे की जाती है? पिपली एम्ब्रॉयडरी जो है वो उड़ीसा के अंदर की जाती है, बिल्कुल सही है ना। पिपली विलेज में की जाती है ऐसी एम्ब्रॉयडरी, है ना। और इसको जीआई टैग भी मिल चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा।
उसके बाद सोजनी है। सोजनी एम्ब्रॉयडरी कहाँ पे की जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में की जाती है। क्या? बिल्कुल सही है। पश्मीना शॉल पे जनरली की जाती है, पश्मीना शॉल या फिर जैकेट के अंदर सोजनी। सोजनी जम्मू एंड कश्मीर, पिपली उड़ीसा, खिनेज मेघालय, कसौती जो है के से कसौती, के से नहीं, के ए से कसौटी, के ए से कर्नाटका। इसमें 2 एन है, दोनों एन को ऐसे ऐसे लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। एम मतलब मेघालय, है ना। उसके बाद पिपली, तो पिपली ये सब पता है ना, पिपली पूरी, पूरी से है ना पिपली, पिपली पूरी मतलब उड़ीसा, है ना। सोजनी मतलब ठंडी में सोने का मन करता है। ठंडी कहाँ पे लगती है? जम्मू एंड कश्मीर में। कैटली मैच हमसे पूछा गया है, कैटली मैच हो जाएगा ओनली 2 पेयर्स। आंसर क्या हो जाएगा? 98 का बी। 99 है, इंडियाज़ फर्स्ट सेंचुरी फॉर स्लेंडर लॉरीज विल बी सेटअप इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है ना, पहली बार स्लेंडर लॉरीज के लिए हमारे पास सेंचुरी बनाया जाएगा। ठीक है, कहाँ बनाया जाएगा ये हमसे पूछा है। कहाँ बनाया जाएगा? तमिलनाडु के अंदर। ठीक है ना। स्लेंडर लॉरीज क्या है भाई? स्लेंडर लॉरीज क्या है? तमिलनाडु के अंदर बनाया जाएगा। ये तो पहला सेंचुरी है। स्लेंडर लॉरीज एक प्राइमेट स्पीसीज़ है। ओके। 100 नंबर क्वेश्चन है विद रेस्पेक्ट टू इंटरपोल। हमको बात किसकी करनी है? इंटरपोल। और हमको बताना क्या है भाई? इनकरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है? क्वेश्चन का लेवल कैसा है? क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। इट इज़ अ हेड क्वार्टर इन जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। नो, इंटरपोल का जो हेड क्वार्टर है वो लियोन फ्रांस के अंदर है, और ये 1923 के अंदर बना था। इसके अंदर 194 कंट्रीज़ हैं। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इज़ द डेजिग्नेटेड नेशनल सेंटर ब्यूरो ऑफ इंडिया। नो, दी CBI दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो इसका क्या है? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इंडिया के अंदर। तो दोनों इनकरेक्ट हैं, हमसे इनकरेक्ट तो पूछा है भाई, इनकरेक्ट रहेगा बोथ। तो दिस इज़ द सेकंड पार्ट जहाँ पे हमने 51 से 100 के क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट पार्ट में हम 100 से लेकर 141 तक क्वेश्चन देखेंगे।